Learn English easily. Like, share, and subscribe. Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this very informative chapter and a chapter of secrets. And the name of the chapter is Journey to the End of the Earth. Journey to the End of the Earth क्या है? ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं. ये जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल दोनों तरह का इंफॉर्मेशन हमें देता है. हमें बहुत सारी जानकारियां देता है जिसे लिखा है तिशानी दोशी ने. आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में खास क्या क्या चीज़ें हैं और फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे समझ सकते हैं. मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पूरा समझाने की कोशिश की है. आइए देखते हैं. What is this journey all about? ये यात्रा किस बारे में है? The whole account is a wonderful information about the writer Tisani Doshi's as a part of a program called Students on Ice and was taken to Antarctica. ये जो पूरा अकाउंट है इसमें तिशानी दोषी और बहुत सारे हाई स्कूल के छात्रों को स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक एक प्रोग्राम में ले जाया गया है अंटार्कटिका, जो कि एक महादेश है. She shares her experience and impressions, जहाँ पर वह शेयर कर रही है अपने अनुभवों को, अपने इम्प्रेशंस को, क्या महसूस किया उन्होंने. The aim of the expedition was to take high school children to Antarctica. यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है कि हाई स्कूल के छात्रों को अंटार्कटिका ले जाना है, thereby providing them with a unique educational opportunity to see firsthand the effect of human activities of environment so that these youngsters when the time comes to act will take correct decision. ताकि आने वाले समय में इन सारे बच्चों को पहले से ये सारे जानकारियाँ दे दी जाएं, उन्हें यूनिक एजुकेशन दिया जाए और मौका दिया जाए देखने के लिए, ताकि मनुष्य के प्रभावों का क्या असर हो रहा है, मनुष्य के कर्मों का क्या प्रभाव है, एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव है एनवायरनमेंट पे, ताकि ये यंगस्टर समझ सकें और आने वाले समय में करेक्ट डिसीजन ले सकें, निर्णय ले सकें कि क्या उन्हें करना है आगे जाकर रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ताकि आगे जाकर एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सके. अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए होल. और अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो कि एकदम राइट प्लेस है स्टडी के लिए, और वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में और हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए यह जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जाकर हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग वे टू नो द चैप्टर. आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसर्च वेसल? किसकी मदद से ये सारे लोग वहाँ गए हैं? द एकेडमिक सोकोल्स्की. ये रिसर्च वेसल है रशिया का. वेयर आर दे गोइंग? वे जा कहाँ रहे हैं? द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका. वे लोग सबसे ठंडे, सूखे और सबसे विंडिएस्ट, जहाँ पर बहुत हवाएं चलती हैं, वैसे महादेश जा रहे हैं जिसका नाम अंटार्कटिका है. देयर जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. ये बहुत सारे हर्डल्स को पार करते हुए और साथ साथ बहुत सारे इकोस्फेयर को पार करते हुए ये शुरू करते हैं यात्रा अपनी 13.09 डिग्रीज इक्वेटर पे, और मद्रास को क्रॉस करते हुए 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और बहुत सारी इकोस्फेयर को पार करते वहाँ पहुँचते हैं. इनकी यात्रा 100 घंटे की है, जो कार से, एरोप्लेन से और शिप से पूरी की गई है. और जब वे जाते हैं तो पाते हैं कि इंडिया भी पहले अंटार्कटिका का एक भाग था. ठीक है. पार्ट ऑफ हिस्ट्री. इस चैप्टर में कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें आप समझ सकते हैं. पहला पार्ट इसका जो आता है वो है पार्ट ऑफ हिस्ट्री. किस प्रकार इसमें हिस्ट्री का पार्ट हम जान सकते हैं, तो वहाँ जानते हैं सबसे पहले गोंडवाना के बारे में. पार्ट ऑफ हिस्ट्री. व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना था क्या? गोंडवाना एक बहुत विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था सदर्न एरिया में, दक्षिणी क्षेत्र में, जो कि 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है. उस समय क्या कंडीशन थी? बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन था. ह्यूमन हैडंट अराइव्ड, मनुष्य बिल्कुल नहीं आया था इस ग्लोबल सीन में. क्लाइमेट बहुत गर्म थी, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ
फ्लोरा एंड फ्यूना, बल्कि फ्लोरा और फ्यूना केवल दिखाई पड़ते थे, उस जमाने में मनुष्य का आगमन नहीं हो पाया था। What happened then? फिर क्या हुआ? For 500 million years गोंडवाना thrived. 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना जो है वहां पर परिवर्तन होते रहे, भूकंप आए, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स वहां से खत्म हो गए, द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और नए प्रकार के जीव जिन्हें हम स्तनपाई जीव कहते हैं उनका आगमन शुरू हो गया। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट, और जो इतना बड़ा महादेश था वो विवर्तनिक प्रक्रिया से टूट कर प्लेट्स जो पृथ्वी के होते हैं वो खिसकने लगे और कंट्रीज का निर्माण होने लगा, मतलब अलग होने लगे। शेपिंग द ग्लोब, और ग्लोब का किस प्रकार का जो आज सीन हम देख सकते हैं वो सीन क्रिएट होने लगा। आज हम जिस तरह से पूरे विश्व को देखते हैं ऐसा सीन सामने आया। What can we get going there? हम लोग वहां जाकर क्या पा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? To visit Antarctica now is to be part of that. हम लोग उसके पार्ट को समझ सकते हैं, हिस्ट्री के उसके पार्ट ऑफ हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। To get a grasp of where we have come from, हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोग आए कहाँ से हैं। Where we could possibly be heading, और हम लोग भविष्य में किधर जाएंगे, हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, ये सारी चीजें हम वहां जाकर सीख सकते हैं। What significant things we get there, हम लोग वहां क्या पाते हैं? कॉर्डेलियन फोल्ड्स हैं, प्री कैमरियन ग्रेनाइट्स देखने को मिलते हैं, ये सब चट्टानों को कहते हैं। ओजोन और कार्बन के बारे में जानकारी मिलती है। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कैसे निर्माण हुआ चीज़ों का, कैसे उनका विनाश हुआ, ये भी पता चलता है। व्हाट कैन वी इमेजिन देयर, हम लोग क्या वहाँ जाकर कल्पना कर सकते हैं? देख सकते हैं कि इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ा जा रहा है, एशिया की तरफ जाम होता जा रहा है, और टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है दोनों के टकराने से। साउथ अमेरिका कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका कैसे खुल रहा है और एक ड्रेक पैसेज का निर्माण हो रहा है। कोल्ड सर्कमपोलर करंट कैसे बन रहे हैं। अंटार्कटिका कैसे फ्रिजिड और डिसॉलिड है, कैसे बिल्कुल जमा हुआ क्षेत्र है, बिल्कुल अलग है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के सबसे तलहटी में बसा हुआ जगह है। तो इस तरीके से वहाँ इन सारी चीज़ों को आप इमेजिनेशन से समझ सकते हैं। व्हाट डज इट हैव, क्या है वहाँ पे? और तो कहते हैं कि पूरे विश्व का 90% जो आइस वॉल्यूम है वो वहीं देखने को मिलता है। पूरी पृथ्वी का 90% ऑफ आइस वॉल्यूम वहीं है। व्हाट इज इट डिवाइड ऑफ, यहाँ पर क्या देखने को नहीं मिलता है? यहाँ पे ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, जैसे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, बिल बोर्ड्स, जैसे कि आज हम लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ये सब देखते हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस, वहाँ जाकर आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, वहाँ पर कोई भी पृथ्वी का कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यह स्वर्गिक अनुभव है वहाँ पे। व्हाट यू मोर फाइंड देयर, वहाँ आइसबर्ग्स हैं। एक तो आइसबर्ग इतना बड़ा है कि एक देश के बराबर है जिसका नाम बेल्जियम है। 24 आवर वहाँ पर लाइट होता है। ओमनियस साइलेंस, बिल्कुल चारों तरफ शांति है, और ये शांति इंटरप्ट तभी होती है जब कभी बड़े बड़े आइसबर्ग्स टूटते हैं, बिखरते हैं, लैंक और कैल्विंग आइस शीट, और जब बड़े बड़े जो चट्टान हैं बर्फ के वो टूटते हैं तभी ये शांति भंग होती है। ह्यूमन इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, मानव का क्या प्रभाव है? सबसे पहला, हाउ ओल्ड इज ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है मात्र 12,000 साल पुराना है। व्हाट इज ह्यूमन इम्पैक्ट, तो हमारा इम्पैक्ट क्या है इस पर? आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, हम लोगों ने प्रकृति को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया है। गांव, शहर, नगर, मेगा सिटीज, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम लोगों ने जनसंख्या का विस्फोट कर दिया है, पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, चारों तरफ कार्बन का ब्लैंकेट छा गया है प्रदूषण के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का, और हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दी है। क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह से मानव का इम्पैक्ट चारों तरफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं। वाई टू गो देयर, क्यों जाए हम अंटार्कटिका? तो क्या है, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, वहाँ कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन 14 पद्धति से हम बहुत सारे चीज़ों को जान पाते हैं, उम्र पता लगा पाते हैं। वो ट्रैप्ड है वहाँ के आइस लेयर्स में, वहाँ पे फंसे हुए हैं, मतलब नीचे दबे हुए हैं, जहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं? इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अगर हम पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य जानना चाहें तो अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो।
यही वह जगह है जहां हमें जाने की ज़रूरत है, जहां से हम सारी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट इज स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम? ये स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम जिसके कारण तिशानी दोषी वहां गई हैं, तो ये क्या दर्शाता है, क्या है यह प्रोग्राम? टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इस संसार के अंत तक ले जाना, कहाँ तक ये फैला हुआ है संसार, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें वह मौका देना शिक्षा का ताकि वे समझ सकें, फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो नया अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें, इंस्पायर हो सकें, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, ताकि वे अपने प्लैनेट यानी पृथ्वी के प्रति अपना आदर प्रकट कर सकें, समझ सकें कि पृथ्वी का और नेचर का किस प्रकार हम आदर करें, कैसे इसको बचाएं। ये सिखाने के लिए स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम लाया गया। इसे लाया किसने? तो जियोफ ग्रीन ने लाया था। हु इज जियोफ ग्रीन? ए कैनेडियन, एक कैनेडियन है। हु विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की मदद से ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वे जो बच्चे हैं वही फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उनको एक जीवन को परिवर्तित करने वाला एक अनुभव दे रहे हैं एट एन एज, उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वे सीखने लायक होते हैं, सीखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और खासकर वह बात जब वह किसी काम को कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। व्हाट इज पॉसिबल देयर टू फील? आप अंटार्कटिका जाकर क्या फील कर सकते हैं? तो वहां इन बच्चों को क्या फील करवाया जा रहा है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि इम्पैक्ट क्या है, क्या प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का। स्मॉल बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जिसको कहते हैं, वो क्या है? वहाँ एक पौधा है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। यह वहाँ के मरीन एनिमल्स जो होते हैं, जो जीव होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो उसी पर जिंदा रहते हैं, यानी उसी को खाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इन्हीं घासों की मदद से, और यह फूड चेन को, वहाँ के जो भोजन का जो चेन है, श्रृंखला है, उसको बरकरार रखती है। अगर ओजोन लेयर में और भी अगर खराबी आती है, और भी अगर बड़ा होता जाता है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो हैं पौधे प्रभावित होंगे। इससे क्या होगा? कार्बन साइकिल प्रभावित होगा और बहुत कुछ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर इस छोटे से पौधे को अगर ठीक तरीके से रखा गया, यानी इन्वायरमेंट में यह सुरक्षित रहा, तो वहाँ के जलीय जीव सुरक्षित रहेंगे, और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होने वाली हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बड़ी चीज़ें अपने आप बिखर जाएंगी। तो छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो यह हमें एक बायोडाइवर्सिटी की मदद से बताया गया है कि किस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन कितने इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। वॉक ऑन द ओशन, ये लोग वहाँ के महासागर पर घूम रहे हैं। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव उनका रहा? अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, एक ऐसा अनुभव है बिल्कुल स्वर्गिक जिसे महसूस किया जा सकता है। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज। वे जिस सर्कल पे खड़े हैं वो 65.55 डिग्री साउथ में है। द सोकालस्की जो रिसर्च वेसल है उसने मैनेज किया है वहाँ के लोगों को वहाँ ले जाकर दिखाने का, और किस प्रकार वहाँ पर थिक मोटा सा बर्फ बिछा हुआ है, जहाँ आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऊपर नीला आसमान, नीचे सफ़ेद बर्फ की चादर, और वह पेनिनसुला और टैडपोल के बीच, पेनिनसुला एक आइलैंड को कहते हैं, टैडपोल एक आइलैंड है, विच वॉज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। वो आगे जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आगे एक विशाल समुद्र है जिसके ऊपर अंडर द फीट ऑफ ऑल 52, ये इन सारे लोगों की संख्या कितनी है जो गए हैं? ये 52 लोग गए हुए हैं टोटल, और 1 मीटर मोटा बर्फ जमा हुआ है उस महासागर पे, और उसके नीचे 180 मीटर लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर है, यानी कि समुद्र है, और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इज फेल्ट देयर, वहाँ एक बड़ा ही विचित्र अनुभव महसूस किया जाता है। सो ये पूरा जो चैप्टर है यह बहुत बड़ा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो करता है, कैसे हमें आने वाले समय में अपनी ग्लोबल समस्याओं को समझना है ताकि आने वाले समय में हम सुरक्षित रह सकें। अगर इस जैव विविधता को नहीं बचाया गया
तो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। जो 90% ऑफ द आइस वॉल्यूम जो वहाँ है, अगर वो पिघलेगी तो समुद्र का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी और जल प्रलय हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड this chapter very well. Watch the video again and also take a quiz, online quiz through the link in the description. जो description में link है उसकी मदद से आप online quiz दें और अपना रिजल्ट पाएं और जानें कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से समझा है। So thank you very much for joining the class. Have a good day.